नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा का अंतःविषयी दृष्टिकोण। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का वो क्या है, उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। ये टॉपिक आपका जो सब्जेक्ट है, फोर्थ जो पेपर है ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का यूनिट 3 का टॉपिक है, जो कि यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक ये हम लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले 2 यूनिट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, और अगर आपको उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाके आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उनका भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। अगर उनमें आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। साथ में इनका अगर PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जुड़ के आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर हम वहां पर जरूर देते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिलेगा, उससे भी आप जुड़ जाइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट हम देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है पर्यावरणीय शिक्षा का अंतःविषयी दृष्टिकोण के बारे में हम लोग अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपको खुद से नोट्स बनाना है तो अगर हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने बताया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, बस अपना काम कर लिया और निकल लिया। तो भैया आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे हम एक कुछ भी डिमांड नहीं करते, तो थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा आपका, है ना। तो कम से कम इतना तो करिए कि हाँ, अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप अगर इतना काम करो कि हाँ सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। और हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम होता है। हमें लगता है कि हाँ लोग हमें सुन रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो नो डाउट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमें इस काम को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सअप चैनल है या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लीजिए, तो उन जगहों पर भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में ग्रुप वगैरह है तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, कहीं से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इसका जो टॉपिक है इसका परिचय क्या है। इससे हम आपको थोड़ा इसका परिचय करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम बार बार ये आ रहा है नाम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और इस पर कितनी बार ही हम आपको बता चुके होंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। यहाँ पर फिर से एक बार हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इशूज, इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। मतलब कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को पर्यावरणीय मुद्दों का पता लगाने, समस्या समाधान में संलग्न होने और पर्यावरण में सुधार के लिए कार्रवाई करने की अनुमति देता है। जैसे कि क्या है कि पर्यावरण शिक्षा जो है ये एक प्रक्रिया है। हमें इन्वायरमेंटल जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो उनको मतलब समझने, उनका समाधान खोजने के लिए हमें बहुत हेल्प मिलती है, किससे? पर्यावरण शिक्षा से। तो इस तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि इसका इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब जो टॉपिक है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको हम बोल रहे हैं अंतःविषयी दृष्टिकोण के बारे में, जरा सा उसके बारे में भी समझ लीजिए, उसका भी इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ 2 और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स इनटू वन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। इट क्रिएट्स अ क्रॉस कटिंग अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि यह जो दृष्टिकोण है ना, यह एक गतिविधि
गतिविधि या परियोजना में, किसी भी एक गतिविधि या परियोजना में 2 या 2 से अधिक शैक्षणिक विषयों का एकीकरण होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम कोई गतिविधि करते हैं पर्यावरण से संबंधित या कोई परियोजना पर काम करते हैं, तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक विषयों को जब हम उनका एकीकरण करते हैं, उनका समावेशन करते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः विषयी दृष्टिकोण। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और यह एक क्रॉस कटिंग समझ को विकसित करता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियरली एक डायरेक्शन में सोचने की हमारे अंदर स्किल डेवलप होती है, इससे हम मतलब कि कई विषयों को एक साथ सोच समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतःविषयी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम समझे। अब आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। एकीकरण का महत्व क्या है, क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं, कई विषयों को हम एक विषय के साथ क्यों समावेशित करते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए, पर्यावरण एक जटिल प्रणाली है, इसे केवल एक नज़रिए से पढ़ना अधूरा होगा। ठीक है, हमें तथ्यों के लिए विज्ञान, संदर्भ के लिए सामाजिक विज्ञान और मूल्यों के लिए नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हम सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ लें तो उससे हम पूरा पर्यावरण को नहीं समझ सकते। अगर हमें पर्यावरण को पूरी तरह से समझना है तो हमें बहुत सारे विषयों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, हमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सोशल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें आर्ट्स और कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मतलब कई विषयों को समावेशित करते हैं और तब जाके हमें पर्यावरण का पूर्णतः ज्ञान समझ में आता है। तो या कोई भी पर्यावरणीय समस्या है, इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा इकट्ठा होता है और तब हम जाकर उस पर कोई वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लिखने के लिए आए कि एकीकरण का महत्व क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कई चीज़ों के बारे में समझें कि इंट्रोडक्शन में इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी या जो उसका महत्व है एकीकरण का, इसके बारे में हम समझें। अब जरा सा इसकी कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अवधारणा की स्पष्टता यहाँ पे दिया है, बट आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यहाँ पे कई चीज़ें दी हैं। ठीक है, जो अंतः विषयी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है या सिर्फ अप्रोच की बात करें तो उसमें कई टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स की हम डिफिनेशन भी देखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है टर्म्स, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुविषयक। तो बहुविषयक का मतलब ये है कि एडिंग टॉपिक टू डिफरेंट सब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब कि अलग अलग विषयों को एक ही विषय में जोड़ना है। ये क्या है, आपका बहुविषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। अगर मल्टीडिसिप्लिनरी को एक्सप्लेन करने की बात आए कि उसकी परिभाषा लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि अलग अलग विषयों में एक विषय को जोड़ना, यही क्या है, आपका मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब जो उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। देखिए, स्टडिंग ऑफ वाटर इन साइंस। ठीक है, जब हम विज्ञान में पानी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि जो वाटर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, ये होता है। ये क्या हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गई, मतलब साइंस हो गया। और ये कहाँ पे मिलता है, जो पानी है, पानी कहाँ पे होता है, रिवर में होता है। ठीक है, नदियों से आता है। तो नदी के बारे में अगर हम अध्ययन करने लगेंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पे देखा कि अगर हम एक टॉपिक लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर के बारे में अगर हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें साइंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि साइंस से हमें क्या मिला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें साइंस की ज़रूरत पड़ी, जैसे केमिस्ट्री की। अब इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे आता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पानी का पीएच वैल्यू पता करना हो, ठीक है, तो पीएच वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन करने के लिए हमको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो और बाकी पानी कहाँ से आ रहा है ना, क्या उसका सोर्स है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें जियोग्राफी का यूज करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कई विषयों को जोड़ के हम एक टॉपिक पे पहुंचे और वो क्या था, हमारा वाटर था, पानी के विषय में पढ़ना। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि बहुविषयक का क्या मतलब है। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अंतर विषयक। ठीक है, तो एक ही विषय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब है, उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। देखिए, अंतर विषय
क्या मतलब क्या है कि एक समस्या को हल करने के लिए कई विषयों का मिश्रण करना, ठीक है। जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल इशू है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसमें कई विषयों का समावेशन करते हैं, समावेशन करके फिर हम उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और यही क्या है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एनालाइजिंग हाउ डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट ट्राइबल इकोनॉमी, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो वनीकरण है, जो डिफॉरेस्टेशन है, ये कैसे जो ट्राइबल हैं उनकी इकोनॉमी को कैसे मतलब अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इसके बारे में समझना है तो हमें साइंस भी समझना होगा और हमें सोशल साइंस भी समझना होगा, क्योंकि आप किसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोई ट्राइब्स हैं उनके बारे में, तो ये क्या है आपका सोशल साइंस है। और जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, साइंस के अंतर्गत। मतलब एक समस्या को हल करने के लिए कई विषयों का मिश्रण करके जब हम किसी एक समस्या को हल करते हैं, वही क्या है आपका अंतर विषयी अप्रोच है, या फिर आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयी शब्दावली जो है इसका ये मीनिंग हुआ। अब आगे हम बात करेंगे पार विषयी। पार विषयी मतलब ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो ये क्या है, अब यहाँ पे पार विषयी की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें विषयों की सीमा से बाहर निकलना होता है, ठीक है। जब हम विषयों की सीमा से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया की तरफ ध्यान देते हैं, तब हम जो रियल प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो विषय की सीमाओं से परे मतलब वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्या है आपका पार विषयी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट टू क्लीन अ लोकल पॉन्ड, मतलब किसी स्थानीय तालाब को अगर मान लीजिए साफ करना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, इन्वॉल्विंग मैथ, साइंस, सिविक एक्शन, बहुत सारी चीज़ें जब हम इसमें मिलाएंगे तब जाके बात होगी कि हम जो स्थानीय तालाब है उसको हम साफ कर सकते हैं। और तो यहाँ पे क्या है कि विषय से बाहर निकलना पड़ रहा है, कि विषय से बाहर निकल के हम कम्युनिटी के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप समझिए कि कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है, उनके सामने ये इशू है कि अगर हम तालाब को साफ सुथरा रखेंगे तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और उस पानी का हम यूज कर सकते हैं अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पार विषय का ये मतलब हुआ। अब हम बात करेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने बताई वो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इसकी ज़रूरतें क्या है, आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है उसके बारे में। तो देखिए पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। इट मूव्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि रट कर सीखने से हटकर समग्र समझ की ओर ले जाता है। कौन, आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये हमको रटने की बजाय, ठीक है, मतलब समझ की ओर ले जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज डोंट हैव सिंगल सब्जेक्ट सोल्यूशन, जैसे कि जो वास्तविक जीवन की समस्या है वो अगर हम उसका समाधान चाहते हैं तो हमें क्या होगा, किसी एक सब्जेक्ट से हमें उसका सलूशन नहीं मिल सकता। जैसे कि जलवायु परिवर्तन अगर मान लीजिए एक समस्या है, तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का कोई एकल विषय समाधान नहीं है। अगर हमको इससे सही करना है, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें कई विषयों का समावेशन चाहिए या कई विषयों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की क्या भूमिका है या क्या उसकी आवश्यकता है और उसके महत्व के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लिंक विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन वाइल यूटिलाइजिंग प्रेजेंट रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सतत विकास है, ठीक है, सतत विकास का समाज के साथ उसका क्या जुड़ाव है, ठीक है, या सतत विकास के साथ जुड़ाव। तो छात्रों में क्या है कि यह वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते समय छात्रों को भावी पीढ़ियों के बारे में सोचने के लिए तैयार करता है। जब हम मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चीज़ों को लिंक कर देते हैं तो उससे ये होता है कि जो छात्र हैं वो मतलब आज के समय में वो किसी भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसका उपयोग करते समय वो क्या इसके बारे में मतलब अपने आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उसके बारे में भी वो सोचते हैं और उसको सोच कर ही वो क्या करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह से सतत विकास के साथ जुड़ाव भी होता है
मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में। तो इस तरह से हमने देखा कि इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट के बारे में बात की, आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट, मतलब विभिन्न विषयों के साथ समावेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि विभिन्न विषयों के साथ समावेशन कैसे होगा, तो जरा सा समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया गया है, ठीक है, ये आपको एक चित्र दिया गया है यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे तो इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए बीच में एक ये दिया गया है, पृथ्वी को दिखाया गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को, ठीक है। और ये जो एरो हैं ये बता रहे हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, ये कई विषय जो हैं इस पर क्या कर रहे हैं कि मतलब आप ऐसे देखिए कि यह जो पर्यावरण है, ठीक है, यह पर्यावरण शिक्षा सभी विषयों का क्या है, केंद्र है, क्योंकि सभी के की तरफ से एरो किधर आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे सब जितने भी विषय यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि साइंस की बात कर लें, विज्ञान की, तो साइंस की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, कला की बात करें, गणित की बात करें, या फिर भाषा लैंग्वेज की बात करें, तो सभी का केंद्र क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हमको समझना है तो इसके क्या है कि इसके चारों ओर अलग अलग विषय जुड़े हुए हैं। देखिए ये आपका पृथ्वी है या पर्यावरण है, और इसके चारों ओर क्या है, अलग अलग विषय जुड़े हुए हैं, जो यह बताते हैं कि पर्यावरण शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि कई विषयों के सहयोग से समझी जा सकती है, ठीक है। तो पर्यावरण को अगर आपको समझना है तो कई विषयों का सहयोग लेना पड़ेगा। अब उसमें कौन कौन से विषय हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि साइंस की बात की, ठीक है। तो देखिए साइंस हमें क्या समझाता है, साइंस हमें प्रदूषण के अध्ययन के बारे में बताता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी अगर हमको समझना है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से साइंस मदद करता है प्रदूषण का अध्ययन करने में और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो विज्ञान हमें यह समझाता है कि पर्यावरण कैसे काम करता है और उसमें क्या समस्याएं हैं। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट का। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में हम पर्यावरणीय मुद्दे और सतत विकास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सतत विकास जो है ये सोशली मतलब कम्युनिटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, और पर्यावरणीय मुद्दे भी किससे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इसको किस में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में। तो यह विषय बताता है कि मानव समाज और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस की बात करें अगर हम, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब हम कला की बात करें, तो कला जो है, कला एवं संस्कृति, तो कला के माध्यम से छात्र रचनात्मक तरीके से पर्यावरण को समझते हैं और प्रस्तुत करते हैं। जैसे पर्यावरण को समझना है तो उसको क्या करते हैं, क्रिएटिव तरीके से समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पे कला और संस्कृति को ऐड कर देंगे। और बाकी पर्यावरण को समझ मतलब इसको प्रस्तुत भी करना है। प्रस्तुत जैसे ये कि अगर मान लीजिए हमें अवेयरनेस वगैरह फैलानी है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पोस्टर मतलब क्या कहते हैं, पोस्टर कंपटीशन कर सकते हैं, या फिर नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, है ना, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, कला के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स की, गणित की बात करें अगर हम, तो गणित में हमने आपको पहले समझाया कि गणित के माध्यम से हम पर्यावरण से जुड़ा डेटा को क्या करते हैं, मापते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, गणित की। तो इस तरह से गणित भी क्या है, पर्यावरण को समझने में मदद करता है। जैसे जल और वायु की गुणवत्ता का अगर सर्वेक्षण करना है तो हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो जल और वायु हैं ये पर्यावरण है, मतलब पर्यावरण के कंपोनेंट है। तो अगर इनको समझना है तो हमें मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरह से भाषा की बात करें तो भाषा जो है, लैंग्वेज है ना, भाषा हमें अपने विचार व्यक्त करने और जागरूकता फैलाने में क्या करती है, मदद करती है। अगर हमें अपने विचार को किसी के सामने रखना है, उसको बताना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज की। तो इस तरह से लैंग्वेज क्या करता है, व्यक्ति के विचार और जागरूकता, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, पर्यावरण है। तो इस तरह से इसके चारों तरफ जो सब्जेक्ट हैं इनसे मिल के ही क्या मतलब इन सभी विषयों को जोड़ के ही हम पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यही है आपका विभिन्न विषयों के साथ समावेशन। अब यहाँ पे इसके बारे में एक एक करके समझाया गया है।
आप इसको देख सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा को केवल एक विषय के रूप में नहीं बल्कि सभी विषयों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। बात यहाँ पढ़ाने की है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा को अगर आपको समझना है तो एक नहीं कई विषयों की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बात की कि विज्ञान की हेल्प कैसे लेंगे, ठीक है। अगर हमें पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता या ऊर्जा प्रवाह या पर्यावरण के बारे में समझना है तो हमें क्या करना होगा, साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ecosystems, biodiversity, energy flow and the chemical impact of pollutants on the environment। यह पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह और पर्यावरण पर प्रदूषकों के रासायनिक प्रभाव को समझने पर केंद्रित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्थानीय मिट्टी या पानी के pH स्तर का परीक्षण करना हो तो हमें रसायन विज्ञान प्लस पारिस्थितिकी का एकीकरण करना होगा, मतलब इकोसिस्टम और केमिस्ट्री का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तब हम जाके स्थानीय मिट्टी या पानी का पीएच स्तर परीक्षण कर सकते हैं। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इट डिस्कसेस पॉपुलेशन डायनेमिक्स, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड इन्वायरमेंटल लॉज और पॉलिसीज, मतलब कि जनसंख्या गतिशीलता, संसाधन वितरण, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और पर्यावरणीय कानूनों नीतियों पर चर्चा। तो इसके बारे में अगर हमको समझना है, मतलब सोशल साइंस से चीज़ें, सोशल साइंस का यूज जो है वो हमने आपको पहले ही समझा दिया था, यहाँ पे फिर भी हम एक बार इसको बता देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मैपिंग, मतलब आप ऐसे समझ लो कि पिछले 50 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कमी का मानचित्रण करना और आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करना, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इतिहास है, भूगोल है और समाजशास्त्र का एकीकरण करना। तो यही तो है ना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कई विषयों को जोड़ रहे हैं। तो अगर हमें मतलब आदिवासियों के बारे में पढ़ना है ना, कि जो आपके वन क्षेत्र हैं उनका इम्पैक्ट, उनका वन क्षेत्रों की अगर कटाई हो रही है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं तो उससे आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आदिवासी जो समुदाय है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इसके बारे में हमको समझना है तो हमें इतिहास भी पढ़ना होगा, भूगोल भी पढ़ना होगा और समाजशास्त्र को भी पढ़ना होगा। अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तब जाके हम उनके बारे में सही से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसी तरह से मैथमेटिक्स का है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा और आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज के बारे में हमने पहले ही समझा दिया, आर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मॉडल्स या अप्रोचेस के बारे में, मतलब कि मॉडल्स के बारे में या फिर दृष्टिकोण। तो हम बात कर रहे हैं कि एक एक करके क्या मॉडल हम यहाँ पे अपनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है थीमेटिक अप्रोच, ठीक है, थीमेटिक अप्रोच, तो विषयगत दृष्टिकोण। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग देखिए कि ऑर्गेनाइजिंग द इंटायर करिकुलम अराउंड अ सेंट्रल इन्वायरमेंटल थीम इंस्टीड ऑफ आइसोलेटेड टॉपिक, मतलब पाठ्यक्रम को अलग थलग विषयों के बजाय एक केंद्रीय पर्यावरण विषय के इर्द गिर्द व्यवस्थित करना। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम सिर्फ साइंस पढ़ें, ठीक है, तो हम सिर्फ साइंस पढ़ें ना, हमें वहाँ पे पर्यावरण के बारे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसको हम अलग अलग विषय के साथ, मतलब अलग अलग विषय करके ना करके एक केंद्रीय मतलब विषय बना दे, जो कि क्या, जिसको नाम दिया गया है क्या, पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरणीय शिक्षा, अब पर्यावरणीय शिक्षा एक बना दें इसको और इसी के मतलब इर्द गिर्द सारे विषयों का हम को मिला दें, समावेशित कर दें, तो यही क्या है आपका थीमेटिक अप्रोच, मतलब विषयगत दृष्टिकोण है। फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यह विषय की सीमाओं को तोड़ता है और सभी विषयों को एक ही दृष्टिकोण से जोड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे प्रकाश संश्लेषण और जैव विविधता का अध्ययन करना, साइंस की बात हो गई। मैथ की, लकड़ी के आयतन या वनों की कटाई की दर की गणना करना, तो मैथ का यूज करना होगा। जंगल बुक जैसी कहानियां पढ़ना या पेड़ों पर कविताएं लिखना, इसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यही कुल मिला के क्या है, जो जब कई विषयों को हम जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है, परियोजना आधारित अधिगम। ये क्या चीज़ है, तो
इसको जरा समझिए। एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण जहां छात्र वास्तविक दुनिया की चुनौतियों की दीर्घकालिक और गहन जांच करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, परियोजना आधारित अधिगम होगा, इसमें क्या क्या है कि जो मतलब ये क्या होता है, ये छात्र केंद्रित होता है। ये इसका जो दृष्टिकोण होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो छात्र केंद्रित होता है। और छात्र जो होता है वो वास्तविक दुनिया की चुनौती जो है उनके दीर्घकालिक प्रभाव को समझता है और उनकी गहन जांच करके फिर वो चीज़ों के बारे में सीखता है। एडवांटेज की बात करें अगर हम, तो इट प्रमोट्स टीम वर्क, रिसर्च स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सामूहिक कार्य, अनुसंधान कौशल और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोजेक्ट है, अब इसमें लिखा है आवर स्कूल्स कार्बन फुटप्रिंट ना, इस पे मान लीजिए कि बात करना है, तो छात्र स्कूल की बिजली खपत, परिवहन और कचरे का डेटा एकत्र करते हैं और उससे कम करने के उपाय सुझाते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पे अप्रोच की बात हो रही थी। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमने देखा, परियोजना आधारित अधिगम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में बात कर चुके हैं कि जब स्टूडेंट को क्या किया जाता है, इस पद्धति में एक विशिष्ट पर्यावरणीय समस्या की पहचान करना, उसका विश्लेषण करना और व्यवहारिक, वैज्ञानिक या सामाजिक समाधान खोजना शामिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देख सकते हैं कि स्कूल कैंटीन या वॉशरूम में पानी की बर्बादी जो है उसको कम करने के तरीके खोजना और उन्हें लागू करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है ना, करके सीखना या निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय व्यवहारिक अनुभव पर जोर देता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ बहुत नहीं है क्योंकि बहुत कई बार हम इसको बता चुके हैं और आई थिंक समझ में अभी आ गई होंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर एक टीचर को मान लीजिए सिखाना है, ठीक है, बताना है बच्चों को, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में उनको सिखाना है, तो वो क्या क्या रणनीतियाँ अपना सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में इनकरेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इशूज लाइक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, मतलब विकास बनाम पर्यावरण पर हम समूह चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मतलब जो इश्यूज़ हैं है ना, उस पर अलग अलग मतलब चीज़ों को समझने के बारे में मतलब और ज़्यादा उस पर समझ बढ़ेगी अगर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण के बारे में बात करें तो विजिटिंग अ नेशनल पार्क और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जब हम कोई चीज़ आँख से देखते हैं ना तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है वो अलग होता है। सुनी बात या मतलब सुन के जो चीज़ें हम सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम चीज़ों को देखते हैं। तो क्या करेंगे, अगर आप फील्ड विजिट कराते हैं तो उससे क्या होगा, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा छात्रों के लिए। केस स्टडी, हम किसी भी चीज़ के बारे में मतलब आप जैसे एनालाइज रियल इवेंट्स लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी और टिपको मोमेंट, मतलब इन पर केस स्टडी करना, ये कोई भी जो वास्तविक घटना है उसके बारे में उसको उस घटना को एनालाइज करना। ठीक है, ये क्या है, केस स्टडी है और केस स्टडी करके भी हम चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अध्ययन, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग, जैसे कोल्ब साइकिल की बात करें तो इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कि चीज़ों को जब हम करते हैं है ना, तो वहाँ पे हमें उससे क्या मिलता है, अनुभव मिलता है और अनुभव के आधार पे भी हम चीज़ों को सीखते हैं। अब बात करेंगे हम रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका है इसके बारे में। तो देखिए एक शिक्षक केवल सूचना देने वाला नहीं होता बल्कि क्या होता है, वह छात्रों के दृष्टिकोण को बदलने वाला भी होता है। ठीक है, उसको उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट भी कहते हैं या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेटर, सुविधादाता। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल लेक्चरिंग द टीचर क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट एंड सिचुएशंस वेयर स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर एंड डिस्कवर फैक्ट्स देमसेल्व्स। पारंपरिक व्याख्यान की बजाय शिक्षक ऐसा वातावरण और परिस्थितियाँ बनाता है जहाँ छात्र स्वयं तथ्यों की खोज और अन्वेषण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में क्या कर सकता है शिक्षक, उसके बारे में भी देखते हैं कि मार्गदर्शक एक हमने देखा कि फैसिलिटेटर, दूसरा गाइड। तो शिक्षक छात्रों को पर्यावरण से जुड़े जटिल वैज्ञानिक आंकड़ों और नैतिक दुविधाओं को समझने में मार्गदर्शन करता है। मतलब शिक्षक का काम ही है कि गाइड करना चीज़ों को समझने के बारे में। ठीक है, इनोवेटर, ठीक है, इनोवेटर का मतलब कि नवोन्मेषक
मतलब एन एजुकेटर हु कॉन्स्टेंटली फाइंड क्रिएटिव and new ways to link the abstract concept of the textbook with the immediate surrounding environment। का मतलब क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक शिक्षक जो पाठ्य पुस्तक की अमूर्त अवधारणाओं को तत्कालिक परिवेश और वास्तविक दुनिया से जोड़ने के लिए लगातार रचनात्मक और नए तरीके खोजता रहता है। ठीक है, एक्शन यहाँ पे दिया गया है कि यूजिंग लोकल इश्यूज लाइक ड्राइंग लोकल लेक टू टीच, मतलब ब्रॉडर इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, व्यापक पर्यावरणीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए स्थानीय मुद्दों जैसे सूखती हुई झील का उपयोग करना। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसकी कुछ चैलेंजेस हैं, इनके बारे में भी हमको देखना है कि चैलेंजेस क्या हैं और चुनौतियाँ क्या हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि यहाँ पे दिया गया है चैलेंजेस मतलब चुनौती और उनका सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, पहले तो चुनौती के बारे में देखते हैं कि कठोर पाठ्यक्रम। ठीक है, कठोर पाठ्यक्रम। अभी इसका क्या है, ये एक चुनौती है कि जो आपका करिकुलम है वो काफ़ी रिजिड है। तो मूविंग टूवर्ड्स अ फ्लेक्सिबल इंटीग्रेटेड सिलेबस, लचीला पाठ्यक्रम, मतलब इसको हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और कई विषयों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इस चुनौती को ख़त्म कर सकते हैं। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अभाव, रेगुलर वर्कशॉप करके FDPs ऑन इंटरडिसिप्लिनरी पेडागोजी, मतलब कार्यशालाएं वगैरह लगा के हम इसको दूर कर सकते हैं। मतलब जो शिक्षक हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड कर सकते हैं, ऐसा हम वर्कशॉप वगैरह लगा के। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, तो यूजिंग द लोकल इन्वायरमेंट एज अ लेबोरेटरी, स्थानीय परिवेश का उपयोग करना। तो अगर मान लीजिए रिसोर्सेज कम है तो हमें क्या करना है, जो स्थानीय परिवेश हैं उनका उपयोग करके हम क्या करें, उनको मतलब एक लेबोरेटरी की तरह उपयोग कर सकते हैं उनका। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि यह क्या है, संवैधानिक और नीतिगत रूप से अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 से 2023 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये क्या है, ये रूपरेखाएं इस बात पर जोर देती हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा को सभी विषयों को एक साथ एकीकृत किया जाना है। जब हम पढ़ते हैं ना EVS, ठीक है, तो EVS में क्या है कि एक सब्जेक्ट नहीं आता, उसमें कई सारे सब्जेक्ट मतलब विषयों का समावेशन होता है और ये किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, फ्रेमवर्क जो है 2005 एंड 2023 की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट मैंडेट 2003 का है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, क्या आदेश है, तो MC मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में औपचारिक शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरणीय शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया। पहले नहीं था, लेकिन 2003 में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसके, और ये किसके PIL पे आया था, MC मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को ये मतलब आदेश दिया कि औपचारिक शिक्षा में सभी चरणों में, औपचारिक शिक्षा के सभी चरण, मतलब उसमें ये नहीं कि प्राइमरी पे हो, मिडिल पे हो, है ना, या हायर एजुकेशन में किसी में एक में हो, नहीं, हर चरण पे क्या करना है, पर्यावरणीय शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में दिया गया, मतलब बना दिया कि इसको आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। एक्टिव एग्जाम्पल्स इन इंडियन स्कूल्स, भारतीय स्कूलों में सक्रिय उदाहरण, तो इको क्लब्स अगर हम बना दें, स्कूलों के भीतर छोटे समूह जो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। पर्यावरण मित्र की बात करें, अगर हम ये बना दें, ठीक है, तो पर्यावरण मित्र क्या काम कर सकते हैं, यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ठीक है, क्या पर्यावरण मित्र कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, यह एक राष्ट्रव्यापी पहल जो स्कूलों में क्रिया आधारित अधिगम के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से हमने देखा आपका कि जो हमारा ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इंडियन स्कूल करिकुलम है, जो स्कूल करिकुलम है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। तो क्यों ये शामिल किया गया है, कई विषयों को क्यों जोड़ा गया, किस तरह से किया गया, तो इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है ना, उसके बारे में ही मतलब ये दिया गया है कि हमें क्या करना है, ये जो पर्यावरण शिक्षा है इसको अनिवार्य रूप से पढ़ाना है। और अगर हम इसके लिए क्या करें, अलग एक विषय करते हैं तो उसमें हम पर्यावरण को पूरी तरह से नहीं सीख सकते, तो हम कई
कई विषयों को जोड़ के क्या करें, एक विषय ईवीएस के बारे, ईवीएस जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे क्रिटिकल जो एनालिसिस है इसको हम देख लेते हैं। एक तरह से ये निष्कर्ष ही है कि प्रभावशीलता के बारे में बात करें तो द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ब्रेक्स द सिलो मेंटेलिटी ऑफ एजुकेशन मेकिंग स्टूडेंट ग्लोबल अर्थ सिटीजन। मतलब यह दृष्टिकोण शिक्षा की संकीर्ण मानसिकता को तोड़ता है और छात्रों को वैश्विक बनाता है। मतलब कि जो छात्र हैं उनको सिर्फ ये नहीं कि जो उनकी मतलब एक तरह से कहिए कि सिर्फ हमें क्या करना है, एक छोटे से दायरे में नहीं सोचना है। ठीक है, हमें वैश्विक स्तर पे सोचना है या हमें ग्लोबली जो है मतलब चीज़ों को सोचना है। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि छात्रों को वैश्विक बनाता है, मतलब कि पृथ्वी नागरिक बनाता है। किसी एक देश का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, किसी एक जिले का नहीं, वो पूरे पृथ्वी का नागरिक बने, ऐसा मतलब संकीर्ण मानसिकता को छोड़ के पूरे पर्यावरण के बारे में जब हम सोचने लगेंगे तो हम वही पृथ्वी के नागरिक कहलाएंगे। तो इस तरह से ये आप की प्रभावशीलता की बात करें, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके लिए गहन नियोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा मुख्य विषयों का ज्ञान कमजोर पड़ सकता है। मूल्यांकन भी एक चुनौती है क्योंकि अधिकांश परीक्षाएं अभी भी विषय विशिष्ट होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करेंगे, थोड़ा लेके कई विषय से और एक जगह इकट्ठा करके उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो जो मूल विषय हैं, ठीक है, जो मुख्य विषय हैं उन पर जो उस पर जो हमारा ज्ञान होना चाहिए वो क्या होगा, वो कम होने लगेगा और ऐसा मतलब ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी ईवीएस की कॉपी चेक करने के लिए या उसकी मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी एक फिजिक्स के टीचर को नहीं लगा सकते, मैथ के टीचर को नहीं लगा सकते, है ना, या फिर हम साइंस के टीचर को नहीं लगा सकते, या किसी आर्ट्स वाले टीचर जो है जो सोशल साइंस पढ़ा रहा है उसको नहीं लगा सकते। तो ये भी एक चुनौती है, समस्या है कि अगर हमको मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करने के लिए क्या करना होगा कि हमें टीचर जो टीचर्स मूल्यांकन करेंगे वो कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे हम, तो वो भी एक क्या है, ये समस्या है। क्योंकि भारत में अभी भी क्या है, विषय विशिष्ट परीक्षाएं होती हैं, मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की विषय परीक्षाएं होती हैं और उनका मूल्यांकन भी वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वही लोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात की, इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर विषयक दृष्टिकोण के बारे में बात किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका जो PDF नोट्स है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।